दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में हम आगे जाएं उसके पहले आपके लिए एक विशेष सूचना। हमारी सायास टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 2024 मेंस के लिए। अगर आप यूपीपीसीएस मेंस 2024 दे रहे हैं या फिर आप ये समझ रहे हैं कि आप 2025 में अपीयर होंगे मेंस में, तो आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसका जुड़ने का एक माध्यम है, एक तरीका है, वो इनफॉर्मल तरीका है। आपको करना क्या है, स्क्रीन पर एक नंबर दिखेगा, आपको उस नंबर पर मेंस लिखकर भेजना है। मेंस लिखकर भेजना है और जैसे ही आप मेंस लिखकर भेजेंगे हमारी कम्युनिटी से आप जुड़ जाएंगे। और उसमें आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। उसमें जो मिलने की संभावना है, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारी सायास की जो बुकलेट है हमारी सायास, जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है, बुकलेट करंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है। इसमें हम मॉडल आंसर देते हैं आपको 15 दिन 20 दिन पे। ये बुकलेट आपको फ्री में मिल जाएगी, जो बुकलेट लगातार आ रही है और आपको ये फ्री में मिल जाएगी। पहली चीज तो ये आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा और इस क्वेश्चन को आपको आंसर लिख के उस व्यक्ति को जो हमारे कम्युनिटी में आपकी हेल्प करेंगे उनको भेजना रहेगा। जब आप उस क्वेश्चन को भेज देंगे तो हम उसका इवेल्युएट करेंगे और आपसे संपर्क करके इवेल्युएट करेंगे और आपको बताएंगे आपकी कमजोरियां क्या हो सकती हैं, आपकी खासियतें क्या हो सकती हैं। और अगर फिर हमारा प्रयास पसंद आता है तो आप फिर सायास में इनरोल हो सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उसमें आपको बस केवल ये लिख देना है, व्हाट्सएप कर देना है मेंस। ये लिखेंगे तो आप एक कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे और कम्युनिटी में जुड़ने के बाद आप अपना एक मॉडल आंसर भेजेंगे हमारे क्वेश्चन का, तब हम उसको इवेल्युएट करेंगे। और सायास की जो बुकलेट है, जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड है और आदर्श आंसर की तरह उसमें प्रेजेंट किया गया है, आइडियल आंसर की तरह, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो इस इनिशिएटिव से जुड़िए और बेहतर करिए। आपको पता है कि घटना चक्र पब्लिकेशन एक टेस्ट सीरीज लेकर आपके समक्ष आ चुका है जिसका नाम है सायास। सायास टेस्ट सीरीज के संदर्भ में हमने कई वीडियो बना दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन सायास टेस्ट सीरीज और हमारी मेंस की जो द फाइनल हिट सीरीज है, अंतिम प्रहार सीरीज है, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है, आखिर क्या संबंध है। और एक साइंटिफिक रिलेशन, एक वैज्ञानिक संबंध पीवाईक्यू और आपकी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से होता ही होता है। यह वैज्ञानिक संबंध क्या है, यह वैज्ञानिक संबंध कैसे है और किस वैज्ञानिक संबंध के आधार पर हमने अपनी किताब द फाइनल हिट तैयार की है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और यह भी बात करेंगे कि आपकी मुख्य परीक्षा में हमारी जो द फाइनल हिट किताबें हैं उसके साथ साथ हमारी सीरीज सायास आपकी मदद कैसे कर सकती है, आपकी नैया कैसे पार लगा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी बुक लिस्ट में ले चलूंगा। हमारी दो किताबें हैं, एक हिंदी मीडियम है, एक अंग्रेजी मीडियम है। हिंदी मीडियम में जो किताब आप देख रहे हैं, अंतिम प्रहार श्रृंखला मुख्य परीक्षा पूर्वावलोकन अध्ययन सामग्री उत्तर लेखन सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, ये 4th पेपर की किताब है, एथिक्स की किताब है। और सेम यही किताब अंग्रेजी में भी है, 4th पेपर है। और अब इस किताब में क्या क्या शामिल होगा इससे संबंधित मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इस किताब में हमने कैसे चीजों को शामिल किया है। सबसे पहले हमने 15 राज्यों से ज्यादा प्रश्न लिए हैं, पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज जिन जिन मेंस परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमने सबसे पहले इनको कलेक्ट किया है और इनको कलेक्ट करके इनके आधार पर स्टडी मटेरियल तैयार किया है। यानी पहले खंड में, किताब के पहले खंड में हमारे ये होंगे पीवाईक्यूज जो 15 राज्यों से ज्यादा हमने उसमें लिए हैं, और फिर स्टडी मटेरियल होगा। और फिर अंतिम जो तीसरा हमारा किताब का खंड होगा, प्रत्येक चैप्टर का तृतीय खंड जो होगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का होगा। अब आपको मैं बता दूं कि लगभग, एक प्रायिकता के हिसाब से बता रहा हूं कि 95% से ज्यादा प्रश्न आपको पीवाईक्यू और हमारे कंटेंट से मिल जा रहे हैं और 5% प्रश्न हमारे एक्सपेक्टेड जो सायास टेस्ट सीरीज है उससे मिल जाएंगे। ये प्रश्न कैसे मिल रहे हैं, हमारी एनालिसिस है, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट अजीत जी को मैं आमंत्रित करूंगा, वो बताएंगे कि कैसे प्रश्न मिल रहे हैं और किस तरह से हमने इसको तैयार किया है। तो अजीत जी आइए और बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत सिंह है। हमने जो ये बुक तैयार की है, ये 15 राज्यों से ज़्यादा और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हुए हमने ये तैयार किया है बुक को। ये इंग्लिश और साथ साथ हमने जो है हिंदी में तैयार किया है। आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें पढ़ सकते हैं।
और साथ साथ देख सकेंगे आप, जब बुक लेंगे या हमारी जब टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न 2023 के जो हमने छांटे हुए हैं, 2023 में चतुर्थ पेपर में जो प्रश्न पत्र आया हुआ है उससे रिलेट करके पुराने जो हमारे प्रश्न आए हुए हैं, जिस कंटेंट से आए हुए हैं, जिस चैप्टर से आए हुए हैं, जिस टॉपिक से आए हुए हैं, उनको हमने छांट के अलग किया हुआ है। और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से वही देखेंगे कि किस तरह पूर्वालोकन सीरीज हमारी सिद्ध होती है, और हम जो है प्रश्नों के उत्तर आपको प्रश्नोत्तर के रूप में बुक में दे दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सर आइए इनको समझाते हैं कि कैसे जो है हमारे प्रश्न पूर्व के परीक्षाओं से मेल खाते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न जो है पूछा गया था यूपीपीसीएस 2023 में, नैतिक अंतर्दृष्टि। नैतिक अंतर्दृष्टि प्रश्न पूछा गया था, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में या किस प्रकार सहायक होती है? यहाँ दो चीजें हैं, एक नैतिक अंतर्दृष्टि है और दूसरा लोक सेवक है। हम इथिक्स का पेपर इसलिए देते हैं क्योंकि हम सिविल सेवक बनने जा रहे हैं और उसी से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं केस स्टडी एक टॉपिक है और साथ साथ जो है बाकी सिविल सेवाओं में किस तरह हमारी वर्क प्रोफाइल होगी उससे रिलेट करके पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछा गया था, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में या किस प्रकार सहायक है। अब उसी से रिलेट करके हमारा एमपीपीसीएस 2016 में एक प्रश्न आया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतः प्रेरणा किस प्रकार नौकरशाहों के लिए नैतिक मार्गदर्शन का एक स्रोत है, इस प्रकार आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें भी वही अंतः प्रेरणा, जिसे हम अंतर्दृष्टि कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अंतरात्मा कह सकते हैं, ये एक प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2022 में। हमारी अंदर की कंसाइंस क्या कहती है उससे रिलेट करके ये प्रश्न पूछा गया। देखिए प्रश्न पूछने का जो उनका तरीका होता है आयोग का, वो घुमा फिरा के होता है, डायरेक्टली प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते। तो अब यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था कि अंतरात्मा की आवाज से आप क्या समझते हैं? लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में यह किस प्रकार मदद करता है। वैसा ही सेम प्रश्न लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में यह किस प्रकार मदद करता है। तो आप देखेंगे कि पाएंगे कि हमारे जो प्रश्न हैं वो उसी तरह रिलेट करके पूर्वालोकन सीरीज में पूछे जाते हैं। प्रश्न का रिपीटेशन होता है, लेकिन हूबहू प्रश्न पूछे जाएं ये जो है आयोग बहुत कम करता है, इसलिए प्रश्नों की प्रकृति को थोड़ा बदल देता है, लेकिन उसके पूछने का तरीका वही है। अगला प्रश्न पूछा गया था आरएएस मेंस में, राजस्थान के पीसीएस में पूछा गया था कि नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारकों को समझाइए। यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो आप दोनों में किस प्रकार समन्वय करेंगे। ये बात हो रही है कंसाइंस की। जब हमारे पास कोई चीज होती है और एक ही चीजों के दो निर्णय हो तो हम किस प्रकार उस निर्णय में, एक हमारी अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है या हमारी अंतर्दृष्टि क्या कहती है कि हम कैसे उन दो चीजों में एक चीज को सही मान के हम नैतिक निर्णय ले पाए। तो ये प्रश्न था हमारा जो पूछा गया था, पहला प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। एक था सेवा भाव और एक था दृढ़ विश्वास। जैसे आप जानते हैं सिविल सेवक के लगभग 10 आधारभूत मूल्य होते हैं। उन मूल्यों में से 2 मूल्य पूछे गए थे यूपीपीसीएस की परीक्षा में 2023 में, सेवा भाव और दृढ़ विश्वास। अब इसी से रिलेट करके हमारा एपीपीसीएस 2020 का सवाल पूछा गया था कि लोक सेवा को परिभाषित कीजिए। लोक सेवा में दृढ़ता और धैर्य के गुणों के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। भ्रष्टाचार के 3 निवारक उपाय समझाइए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या हुआ, उसने दृढ़ता और धैर्य के गुण पूछा और साथ साथ पूछ लिया कि भ्रष्टाचार के निवारक के रूप में यह किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो लोक सेवकों के जो गुण होते हैं उन गुणों को जब आप पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे गुण, दृढ़ता का, धैर्य का, साहस का, सेवा भाव का, ईमानदारी का, ये सारे भाव देखने को मिलेंगे। तो उनमें से रिलेट करके ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं। वैसा ही प्रश्न आपको यूपीएससी 2020 में जो है 2021 में देखने को मिला, जिनमें पूछा गया था कि उन 10 आधारभूत मूल्यों को, अब 10 के 10 मूल्यों में से मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक
होने के लिए आवश्यक है। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए। अब यही प्रश्न जो 10 मूल्य हैं, उन मूल्यों को थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना था, बताना था कि ये मूल्य एक सिविल सेवक के लिए किस प्रकार वर्क करते हैं और वो अपनी लोक सेवा में इनका कैसे प्रयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। ऐसे प्रश्न लगातार बार बार पूछे जाते हैं एथिक्स में। ये नैतिकता का प्रश्न हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि मानव मूल्यों के बारे में पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि एक बालक है जो अपने चारों तरफ देखता है, समाज हो, परिवार हो, स्कूल हो, उसके दोस्त हो, उनसे वो मूल्यों को सीखता है। तो पूछा गया था कि इस आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार की और समाज की भूमिका किस प्रकार है, कि बालक जो सीखता है उसमें परिवार और समाज की क्या भूमिका है। ये पूछा गया था हमारा जो है 2023 में। अब इसी से रिलेट करके आंध्र प्रदेश पीसीएस में 2020 में सवाल पूछा गया था कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। सेम वही प्रश्न है, बस यहाँ बालक नहीं दिया है। चाहे मानवीय मूल्य हो, चाहे बालकों के मूल्य हो, लोग या बालक या व्यक्ति समाज से ही सीखता है, परिवार से ही सीखता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव मूल्यों के आपका क्या आशय है। समाज में मानव मूल्यों को विकसित करने में परिवार और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यह पीएससी एसएससी 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज की भूमिका को समझाइए। ये आरएएस मेंस में 2018 में पूछा गया था। उसके अलावा पूछा गया था, परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। आरएएस मेंस 2021। ऐसे सवाल जो है जो घुमा घुमा के पूछता है, लेकिन पूछ रहा है नैतिक विकास यानी मानवीय मूल्य किस प्रकार हमारे सहायक होते हैं हमारे विकास के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यों को विकसित करने वाली एक संस्था के रूप में परिवार में हाल ही के दिनों में गिरावट देखी गई है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय दीजिए। अब देखिए, ये भी एपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था 2018 में। इसने पूछ लिया कि मूल्यों को विकसित करने वाली जो संस्था है, समाज, परिवार, स्कूल, कॉलेज जो है, उनमें जो है आजकल परिवार में जो है गिरावट देखी गई है। तो आप क्या इससे सहमत हैं? उत्तर दीजिए। आप इसका लेखन कैसे करेंगे? जब आप पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर लेखन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जैसा कि अजीत जी ने एक्सप्लेन किया, और चूंकि इन्होंने इसको बनाया है, इस तरह से बनाया है और एक वैज्ञानिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है पीवाईक्यू और आपकी आगामी परीक्षा में। कहने का आशय है कि अगर आप पीवाईक्यू, कई राज्यों की पीवाईक्यू बहुत बेहतर ढंग से, तार्किक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से अगर आप एनालाइज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो यह संभावना होती है कि आपकी आगामी परीक्षा में प्रश्न फंस ही जाएंगे। एक बात जो मैं खास जिक्र करना चाहूंगा, जो हमारी किताब है द फाइनल हिट, हमारी जो बुक है द फाइनल हिट, इस बुक के पूरे कंटेंट, पूरी पाठ्य सामग्री वो पीवाईक्यू पर ही बेस्ड है। और पीवाईक्यू पर बेस्ड अगर कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आप पीवाईक्यू की महत्ता को बहुत अच्छी तरह से आप समझ पा रहे हैं, जैसा कि एनालिसिस किया गया है। 3 प्रश्न के बाद अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में देखेंगे हम, एक प्रश्न है, देखिए प्रश्न में हो सकता है कुछ अंतर हो, कीवर्ड्स में अंतर हो थोड़े बहुत, लेकिन अगर आप उससे संबंधित कंटेंट अगर आपको वहां मिल जाए, जैसे अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, देखिए शुरुआत ही यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से हो रही है। शुरुआत ही अगर वैश्वीकरण से हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की हो रही है, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि पीवाईक्यू में ग्लोबलाइजेशन से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, हो सकता है कि एक्सपेक्टेड जो प्रश्न हो थोड़े से अलग हो। लेकिन अगर हमने ग्लोबलाइजेशन पे, अगर हमने वैश्वीकरण पे आपको कंटेंट दे दिया, पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसकी परिधि क्या होती है, भारत कैसे प्रभावित हुआ, इसकी परिभाषा के साथ साथ इसका विस्तार कैसे है, इससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन सब सारी चीजों को अगर कंटेंट के माध्यम से बुक में प्रस्तुत कर दिया गया, तो आप ये समझिए कि आपके सारे प्रश्न पीवाईक्यू के माध्यम से हमारी बुक से आएंगे और पीवाईक्यू का अध्ययन आप कर रहे हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न है कि वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति साथ समय की मांग है। कीवर्ड क्या है इसमें? अंतरराष्ट्रीय नैतिकता।
अब यही कीवर्ड आपको इसमें भी मिलेगा। इस प्रश्न को अगर पढ़िए तो कब आया था, यूपीपीएससी 2022 में आया है। पिछले 7 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है, कार्यवाही की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इनकी निरंतरता पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों, ये देख लीजिए। अगर हम देखेंगे इसी कीवर्ड पर आधारित हमने अपने सारे कंटेंट को बुक में रख दिया है, तो प्रश्न कहां से आएगा? निश्चित तौर पर यहीं से आएगा। और एक वैज्ञानिक जो संबंध डेवलप होगा पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, उसको भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न है, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर विचार करें या चर्चा करें। शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार की भूमिका है, जो यूकेपीएससी उत्तराखंड 2012 में आया है। यह हमारी किताब में आपको निश्चित तौर पर द फाइनल हिट अंतिम प्रहार में मिलेगा। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की व्याख्या कीजिए, एमपीपीएससी 2015। इस किताब को तैयार करने में 2-2.5-3 साल की मेहनत लगी है, और मेहनत इसलिए लगी है कि हमने 15 राज्यों से ज्यादा प्रश्न इकट्ठे किए, प्रश्न को एनालाइज किया, और प्रश्न को एनालाइज करते हुए इस बात का ध्यान रखा। इसीलिए बहुत सारे छात्रों को इस बात थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है कि हमारी जो मेंस की सीरीज निकल रही है पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। उसका रीजन यही था कि हमने बहुत श्रम के माध्यम से 2-3 सालों में अपने 15 राज्यों से ज्यादा एमसीक्यूज इकट्ठा किए। एमसीक्यूज इकट्ठा करने के बाद उसे कंटेंट बनाए, और कंटेंट बनाने के साथ साथ एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज होते हैं उनमें और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में एक संबंध स्थापित करने का वैज्ञानिक प्रयास किया। और इस संबंध स्थापित करने के पश्चात मॉडल आंसर के साथ साथ हमारी एक टेस्ट सीरीज, मैं बार बार उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। सायास हमारी टेस्ट सीरीज का नाम है। आप हमारे ऐप पे या अन्य अदर यूट्यूब वीडियोज पर इसके बारे में विस्तार से देख सकते हैं। खैर, मैं फिर से आता हूं अपने टॉपिक पर। टॉपिक यही है कि सूचना का अधिकार, सूचना का सार्वजनिक पहुंच, ये कीवर्ड है। और इसमें 2 कीवर्ड इसमें देखने को मिल रहे हैं, पारदर्शिता, सूचना का महत्व। ये दोनों कीवर्ड आपको इन सारे प्रश्नों में मिल जाएंगे। ये प्रश्न देखिए यूपीपीएससी 2017 में पूछा गया है, ये एमपीपीएससी में पूछा गया है, और फिर एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी 2018 में। कहने का मतलब है, ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके काम आएगी। कहने का मतलब है कीवर्ड, हमको क्या करना है, कीवर्ड ढूंढना है। हमको पीवाईक्यूज में कीवर्ड ढूंढना है। पीवाईक्यूज में अगर हम कीवर्ड ढूंढ लेंगे तो हम अगर उस कीवर्ड से संबंधित कंटेंट पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक लॉजिकल रिलेशन मेंटेन कर देते हैं और चीजें बेहतर तरीके से आपकी तैयार हो जाती हैं। एक प्रश्न है, अभिवृत्ति, एटीट्यूड जिसे कहा जाता है, के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए तथा अभिवृत्ति के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें 2 कीवर्ड है, अभिवृत्ति का निर्माण इसमें कीवर्ड है, और अभिवृत्ति भी एक स्वतंत्र कीवर्ड भी इसमें हो सकता है। अभिवृत्ति क्या होती है, इसके संबंधित जो भी पहलू हो, ये कीवर्ड। अब इस कीवर्ड से संबंधित आपको हमारे किताब में पूरे कंटेंट मिलेंगे, और अगर आपको कंटेंट मिल गया भैया तो आपने कंटेंट को पढ़ा, और कंटेंट पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू लगाया और आंसर राइटिंग की, तो आपका प्रश्न बेहतर होने की पॉसिबिलिटीज आपकी बन जाएंगे। जैसे ये कई प्रश्न हैं, ये प्रश्न है यूपीपीसीएस 2014 का, सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम आवृत्तियां व्याप्त हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या क्या विषम आवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं, इन विषम आवृत्तियों के अस्तित्व को आप किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। आप अभिवृत्ति शब्द देख रहे हैं बार बार, अभिवृत्ति शब्द कीवर्ड है, और इस कीवर्ड के माध्यम से हमारा कंटेंट है, और फिर अगर कुछ बचा खुचा जो रहता है वो हमारी सायास टेस्ट सीरीज आपका पूरा कर देगी। यूपीपीसीएस मेंस में आप बेहतर करके आएंगे अगर इस वैज्ञानिक ढंग से, इस लॉजिकल ढंग से अगर आप स्टडी करते हैं। अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव विकास में निवेश का काम करता है। ये एमपीपीएससी 2015 का प्रश्न है, ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक हो। देखिए, एथिक्स जो होता है, एथिक्स इस बात में भरोसा नहीं करता क्या है, एथिक्स इस बात में भरोसा करता है कि क्या होना चाहिए। वुड बी एक शब्द होता है अंग्रेजी में, वुड बी चाहिए पर, और चाहिए क्या होता है, चाहिए हमेशा आदर्श परिस्थितियां होती, आदर्श परिस्थितियां, आदर्श विचार, आदर्श समाज, उसकी बात करता है, आइडियलिज्म की बात करता है। और एक लोक सेवक से, जो लोक सेवक पूरे देश की रीढ़ होते हैं, उनसे आइडियलिज्म
को एक्सपेक्ट किया जाता है, और इसीलिए एथिक्स को यूपीपीसीएस, सिविल सर्विसेज और अलग परीक्षाओं में यूपीएससी में एथिक्स को बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट बनाया गया है। आगे देख लेते हैं, किन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। अब इसमें गुण की बात हो रही है, लोक सेवकों के महत्वपूर्ण गुण, नैतिक लक्षण। इन प्रश्नों को तैयार करने में अजीत जी ने बहुत मेहनत से इन कंटेंट को बनाया है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप एक बार इन पूरे कंटेंट को देखें, पूरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें, ताकि एक लॉजिकल संबंध आप विकसित कर पाएं, एक वैज्ञानिक संबंध विकसित कर पाएं। किसमें? पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और इसके बीच संबंध स्थापित करके हमारे कंटेंट से संबंधित जो हमारी किताब है द फाइनल हिट, जो हमारी किताबें मार्केट में हैं, द फाइनल हिट और हिंदी में है द अंतिम प्रहार, उसको आप खरीदें। और ये प्रश्न है, तो उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक के लिए आवश्यक हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं। और फिर एक प्रश्न है, सिविल सेवकों के बीच उदारता और वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। तो इसमें 2 कीवर्ड हैं, एक है उदारता, इसमें 2 कीवर्ड है, एक उदारता है और दूसरी है वस्तुनिष्ठता। तो इसमें जो है, इस प्रश्न को आप देखेंगे, इसमें वस्तुनिष्ठता और निष्ठा ये इंटरलिंक्ड है, उदारता भी काफी कुछ निकट की चीज है, और इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे कंटेंट जो होंगे वो कंटेंट पूरी हमारी किताब में आपको मिल जाएंगे, और कंटेंट के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो प्रश्न का अभ्यास करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, सीजीपीएससी में पूछा गया है, फिर बीपीएससी में पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि की भूमिका। संवेगात्मक बुद्धि आपका कीवर्ड है, और संवेगात्मक बुद्धि की कीवर्ड के साथ हमारा कंटेंट तैयार किया गया है, किताब में आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी किताब पीवाईक्यू पर बेस्ड है, पीवाईक्यू से संबंधित कंटेंट उसमें है, और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं इससे पूर्व परीक्षाओं में। तो संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणाली में बहुत आवश्यक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, आप समझिए। सांवेगिक बुद्धि का शासन करने के संदर्भ में क्या महत्व है, एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। लोक प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की धारणा को स्पष्ट करिए, ये एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। शासन और प्रशासन में सांवेगिक बुद्धि की उपयोगिता का परीक्षण कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कीवर्ड है, इसके माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। लोक से प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की चर्चा इसमें की जा रही है, तो इसको देखेंगे। और इसमें 2 प्रश्न हैं, लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है, लगभग क्वेश्चन सिमिलर है, इस कथन की व्याख्या करिए, एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन के कोई 2 लक्षण लिखिए, ये आरएएस मेंस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट करें। नैतिक शासन कीवर्ड है, नैतिक शासन को कार्य करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है, एमपीपीएससी का प्रश्न है। शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं, यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, जिसमें नैतिक शासन भी आ रहा है। तो सारे प्रश्न आप देखिए कंटेंट से ही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक नीतियां बनाने समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए, और उन नीतियों को लागू करते समय उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उक्ति और प्रमाण करिए। तो ये भी प्रश्न यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। लोकहित से क्या अभिप्राय है, सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन कौन से सिद्धांतों और कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्न आपको एमसीक्यू जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज की जो 15 राज्यों से ज्यादा हमने कलेक्ट किए हैं, उससे करके प्रश्न आ रहे हैं, और इस बार भी आएंगे, आप भरोसा रखिए। एक प्रश्न है, क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? तो लोक सेवकों के लिए भगवत गीता की भूमिका। तो गीता में स्वधर्म का क्या अर्थ है, सीजीपीएससी का प्रश्न है। गीता के अनुसार निष्काम का अर्थ स्पष्ट करिए। वर्तमान युग के संदर्भ में कर्म संबंधी ऐसा आदर्श कहाँ उपयोगी है, इतना मत व्यक्त कीजिए, ये यूपीएससी का प्रश्न है। देखिए 1993 तक के प्रश्न हैं, आप समझिए 1993 तक के प्रश्न हैं। तो मतलब ये प्रश्न देखिए 90 के दशक में हम लोग चले गए, आपके लिए बहुत मेहनत की गई है। और भगवत गीता का अनासक्त सिद्धांत है, और फिर प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण है, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब कि पीवाईक्यू पे बहुत एनर्जी खर्च की गई है इसको इकट्ठा करने के लिए, ये स्रोत इकट्ठा करने के लिए। तो आप इसके माध्यम से, एक प्रश्न और है, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या अभिप्राय है। तो इसमें 2 कीवर्ड बन रहे हैं, मानवीय कर्म और नैतिकता। मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक
और परिणाम की विवेचना के लिए। ये दो कीवर्ड हैं। माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? ये यूपीपीएससी 2022 में जस्ट पिछला प्रश्न है। तो आप समझिए रिपीटेड प्रश्न है एक तरह से, अगर आप पीवाईक्यू को बहुत गंभीरता से लें और हमारी किताब को भी गंभीरता से लें। ये एक केस स्टडी है, तो मैं इसके बारे में, क्योंकि केस स्टडी हर बार अलग होती है, हर परीक्षा में अलग होती है, तो उसको आप रिपीट होने की संभावना आपके एक दो प्रश्न नहीं रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक प्रश्न है, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? क्या हैं? उपर्युक्त क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। लोक जीवन, सार्वजनिक जीवन, ये कीवर्ड। लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयां हैं? कठिनाइयां इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? यूपीएससी 2014 का प्रश्न है। सार्वजनिक जीवन में आधारिक सिद्धांत क्या हैं? इनमें से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। और फिर सार्वजनिक हित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का कैसे पालन किया जा सकता है? ये यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। एक लोक सेवक के रूप में आप इस मुद्दे का कैसे समाधान करेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोशल मीडिया के प्रभाव कर सकते हैं, या फिर इसका एक कीवर्ड ये हो सकता है कि सोशल मीडिया प्रबंधन एवं लोक सेवक की भूमिका। आप समझिए, आपको हमारी किताब में क्या मिलेगा? आपको हमारी किताब में ये भी मिल जाएगा, आपको हमारी किताब में ये भी मिल जाएगा, और पीवाईक्यू तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब है कि आप जो है सफलता के करीब चले जाएंगे अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो ये सीजीपीएससी का प्रश्न था। ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक और भयानक है। किस कथन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। सत्यनिष्ठा कीवर्ड, सत्यनिष्ठा कीवर्ड है। सत्यनिष्ठा कीवर्ड से संबंधित इतने प्रश्न हैं। सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। उपयुक्त सिद्धांत, उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। यूपीएससी 2022 का प्रश्न है। जहां सत्यनिष्ठा है वहां नियमों की आवश्यकता नहीं है, चर्चा करें। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 का प्रश्न है। 2021 का प्रश्न है, ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ में उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट करिए। ये यूपीएससी 2014 का प्रश्न है। तो मतलब प्रश्न में रिवीजन, रिपीटिशन दोनों मिल रहा है। और देखिए, सत्यनिष्ठा शब्द यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ ईमानदारी शब्द है, लगभग सिमिलर दोनों वर्ड्स हैं। तो आपको चीजें वो है मिलती जाएंगी। फिर आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए, लोक सेवक द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करना एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तरह संगत व्याख्या करिए। तो लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य निर्वहन एक कीवर्ड है, और इसमें इंट्यूशन की बात हो रही है, अंतरात्मा की बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में किस प्रकार मदद करता है? लोक सेवकों द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। देखिए, ये भी प्रश्न जो है लगभग यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार कीवर्ड भी मिल जा रहा है। तो इसमें एक कीवर्ड और हो जाएगा जो हमारी किताब में आपको मिल जाएगा, लोक सेवक एवं भ्रष्टाचार। ये भी हमारी किताब में आपको कंटेंट मिल जाएगा, इससे संबंधित कंटेंट भी मिल जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप देख रहे हैं यूपीएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा है। यूपीएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा है। और फिर अंतिम प्रश्न है, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो कि सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। अब इसमें संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक कीवर्ड है। संवेगात्मक बुद्धि आपके अपने संवेगों से आपके विरुद्ध कार्य करने के बजाय आपके लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना के लिए। ये यूपीएससी 2019 का प्रश्न है। संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्य प्रणालियों में बहुत आवश्यक है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें कीवर्ड है, संवेगात्मक बुद्धि, और दो प्रश्न यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे गए हैं।
इससे संबंधित कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इसको भी बताया गया है हमारे कंटेंट में। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, डिफाइन पहले किया जाता है कि इसको डिफाइन करिए, तो डिफाइन करने में बताया जाएगा कि ऐसी भावनात्मक या आपातकालीन परिस्थिति जहां पर निर्णय लेना, मतलब एक तरफ भावनात्मक परिस्थिति हो और दूसरी तरफ आपकी डिसीजन मेकिंग हो, जिसको निर्णयन कहा जाता है। निर्णयन, जब निर्णयन और भावनात्मकता दोनों एक साथ होती है तो उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह समझना होता है और ये सारी चीजें आपको हमारी किताब में मिल जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए फिर तो मैं आपको एक बार रिव्यू करूंगा। सबसे पहली बात पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपने पढ़ा, वो भी 15 राज्यों से ज्यादा, 15 राज्यों से ज्यादा के पीवाईक्यू आपने पढ़े जो हमारी किताब में दिया गया है। ये हमारी किताब के हर चैप्टर का पहला खंड है, पीवाईक्यूज दिए जाएंगे। पीवाईक्यूज दूसरे खंड में क्या दिया जाएगा, कंटेंट, कंटेंट बेस्ड ऑन फिर से बात करेंगे ना, क्रेडिट कर देंगे वो, मिट गया। तो फिर से मतलब हम समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए अभी आपने पीवाईक्यू का अध्ययन किया, तो हमारे जो पीवाईक्यूज हैं ये 15 राज्यों से ज्यादा के हैं और ये हमारी किताब के पहला खंड होगा, हर चैप्टर का पहला खंड होगा। दूसरा खंड में क्या होगा कि कंटेंट जो होगा, कंटेंट वो बेस्ड होगा पीवाईक्यूज पर, यानी जो पीवाईक्यूज 15 राज्यों से ज्यादा पूछे गए हैं उन सब पर ये कंटेंट मिलने जा रहा है। और तीसरा खंड जो होगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का होगा, तो मॉडल आंसर का होगा। ये हमारी किताब का मॉडल है। हमारी किताब का नाम क्या है, हिंदी में अगर आप खरीदेंगे तो अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार, और अगर अंग्रेजी में आप खरीदेंगे तो द फाइनल हिट। देखिए हिंदी की किताब ये है, ये हिंदी की किताब है, इसका कवर पेज देख सकते हैं। और अंग्रेजी की हमारी किताब है ये, इसका कवर पेज भी आप देख सकते हैं। और आप SSDCP वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मेंस की श्रृंखला की जितनी किताबें हैं हमारे ऐप पे भी सब कुछ मिल जाएगा। अब जो कोर कसर रह जाती है, कोर कसर कहाँ रह जाती है, कोर कसर वहां रह जाती है जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। इसके लिए आपके लिए हमारे पास सायास टेस्ट सीरीज है, सायास टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जिस फॉर्मेट को हमने बताया है आपको उसको फॉलो किया गया है, और उस फॉर्मेट के अतिरिक्त करंट पर भी फोकस करके आपसे ऐसी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी कि आप उसमें बेहतर कर पाएंगे। एवेल्युएशन होगा आपका इवेल्युएशन होगा। जो लोग इलाहाबाद में हैं या प्रयागराज में हैं उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी हमारी संस्था अवेलेबल करवा रही है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी के लिए है। तो आप के लिए एक अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अंतिम प्रहार हमारी किताबों की सीरीज, अंतिम प्रहार हमारी किताबों की सीरीज मेंस के लिए अति उपयोगी आपके लिए हो सकती है। ये मेंस परीक्षा पर केंद्रित किताब है। यूपीपीसीएस मेंस अगर आप दे रहे हैं या देने वाले हैं या देने की संभावना है, और सायास हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर इन दोनों का संगम आप कर लेते हैं तो आपकी मेंस लिखने के बाद रिजल्ट में आपके सिलेक्शन की जो प्रायिकता होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। आप बेहतर परफॉर्म करें, अच्छा करें। इसलिए मैंने आपको अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी आज डिलीवरी दिलवाई, क्योंकि वो जिस तरह से तैयार करते हैं, जिस वैज्ञानिक ढंग से, तार्किक ढंग से, लॉजिकल ढंग से हमारी संस्था काम करती है, और इस लॉजिकल काम करने के दौरान श्रम, फिर मैं एथिक्स पे आऊंगा, हम श्रम करते हैं और श्रम में जो आइडियलिज्म होता है, हमारा आइडियलिज्म ये होता है कि हम कंटेंट को कैसे डिलीवर करें, कंटेंट कैसा होना चाहिए, इस पर हम विचार करते हैं। कंटेंट क्या है, इससे ज्यादा हम इस पर विचार करते हैं कि उडबी वाले जो कंसेप्ट होती है कि क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए पर विचार करते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, हम पूरा सर्वोत्तम प्रयास करने के माध्यम से आपके समक्ष कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारी संस्था और के दिए गए प्रयासों से, इनिशिएटिव से जुड़िए और बेहतर करने का प्रयास करिए। और जो भी आपकी आलोचनाएं हो, क्रिटिसिज्म हो, उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करूंगा। नमस्कार।